राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो आपकी मैथ की टेंशन थी, गणित की टेंशन थी, उसको मैंने अपनी टेंशन बना के आपको वादा किया है कि हम 15 में से 15 स्कोर करेंगे। और इस वादे के बीच में कोई भी आएगा ना, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो कितना भी दुष्ट सवाल हो, उसका शानदार सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा और आप सभी एग्जाम में करके आओगे। देखो, कुछ स्टूडेंट को लाइब्रेरी में देखता हूं, वैसे देखते हैं कि एचएसएससी में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, एचएसएससी उन क्वेश्चंस को बार बार पूछती है और स्टूडेंट गलत कर देते हैं या उनको सोल्व करने का सही तरीका नहीं आता कि इसको किस तरीके से कम समय में और बहुत अच्छे से कम कैलकुलेशन में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं, जो एचएसएससी दुष्ट सवाल पूछती है, जो स्टूडेंट को परेशान करता है, उसका आज हम हलवा सॉल्यूशन करने वाले हैं। और हलवा, हम सभी हरियाणवी इस बात को जानते हैं कि हलवा तब बनता है जब कोई खुशी की बात होती। और खुशी क्या है कि आज के बाद ये क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं करेंगे, बस लास्ट तक क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है? तो चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चंस, और एचएसएससी ये क्वेश्चंस बार बार पूछती है, आप सभी जानते हो। औसत का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चंस, इसको देखते हैं कि एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? कभी इसमें नया विद्यार्थी शामिल कर देगा, कभी इसमें एक अध्यापक शामिल कर देगा। तो कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि विद्यार्थी है या अध्यापक है। हमें सिर्फ संख्या से मतलब है, आंकड़ों से मतलब है। ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक बात बताता हूं। मैथ का क्वेश्चंस जब भी हम सोल्व करते हैं ना, पहले क्वेश्चंस को हम अच्छे से पढ़ते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें हमसे पूछा है कि 20 विद्यार्थी जो टोटल हो चुके हैं, उनकी औसत आयु कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 19 विद्यार्थियों की आयु दी गई है, कितनी दी गई है? 22 वर्ष दी गई है। तो ये टोटल आयु निकल के आ जाती है, लेकिन अपने को कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि मैंने बोला ना कि भाई कैलकुलेशन करके तो सभी करते हैं, हमको थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। 19 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष का और आ जाता है तो एक नया विद्यार्थी कक्षा में आता है तो 20 की कितनी हो? देखो, पहले तो एक तरीका ये है कि भाई 19 को 22 से गुना करेंगे, जो आएगा उसमें 42 जोड़ देंगे और उसको 20 से भाग कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ये तो सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है कि 19 विद्यार्थियों की कितनी है? 22 है। अब पूछिए कितने की है? 20 की हमसे पूछी है, और जो 20वां आया है उसकी कितनी है? 42 है। बस थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, बाकी समझा मैं दूंगा। ध्यान से देख लो, समझा मैं दूंगा। आया उसकी कितनी है? 42 है। अगर पहले वाले के बराबर ही होती तो कि यानी कि 22 वर्ष का ही आया होता तो कोई बदलाव नहीं होता। तो मान लेते हैं कि ये 22 वर्ष का ही आता तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन ये 22 वर्ष से कितना ज्यादा लेके आया है? 42 में से 22 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 ज्यादा लेके आया है। और ये 20 ज्यादा लेके आया है तो ये 20 है वो सभी में एक एक बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कितने हो गए हैं? 20 हो गए हैं। 20 ज्यादा है, 20 विद्यार्थियों में बांटनी है तो सभी में कितनी बटेगी? एक एक। तो 22 पहले से थी, प्लस में एक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि अब कितनी हो जाएगी, तो 23 वर्ष क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? देखो, सॉल्यूशन कहीं से भी देख सकते हो, बुक्स में भी है, जो गुणा करके भी आप कर सकते हो, ठीक है? गुणा करके भी हम आराम से कर सकते हैं। देखो, जैसे गुणा करते हैं, मैं एक बार गुणा से समझाता हूं आपको। 19 और 22 का हम गुणा करते तो कितना हो जाता? अगर मान लो 20 होता तो 440, 440 में से 22 अगर हम माइनस कर दें तो 440 में से अगर 20 गया तो 420, 418 हो गया, 418 हो गया।
और 418 में अपने को क्या जोड़ना है, 42 जोड़ना है। तो यहां से कितना आ गया, 0 आ गया, यहां से कितना आ गया, 0 आ गया, यहां से 5 और 1 6 हो गया, और यहां से 460 हो गया। कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, काट दो, कितना आ गया 23। गुना करके भी कर सकते हो, गुना वाला भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसमें समय लगेगा, इस वाले में कुछ नहीं लगना। समझाया ना, ध्यान से देखो कि भाई 19 विद्यार्थियों की 22 थी, अगर इसकी भी 22 होती तो कोई बदलाव नहीं होता, औसत सेम रहता। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, औसत सेम रहता। लेकिन क्या हुआ कि भाई ये ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 22 से 20 ज्यादा है, तो ये 20 ज्यादा लेके आए, सभी स्टूडेंट में कितनी बराबर बराबर बढ़ती है औसत, तो एक औसत बढ़ जाएगी, तो यहां से 23 हो गया। बताओ अब क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर दोगे, बिना पेन के करना है अपने को, ठीक है, अपना कैलकुलेशन कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल समझ गया ना, आएगा तो 4 डालोगे अब इसको। और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सभी कमेंट कर दिया करो, उस क्वेश्चंस को मैं दोबारा अगले क्लास में जरूर समझा दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप क्लास को देखो और आपको समझ में ना आए। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि दिनेश अकेले एक कार्य को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। तो जैसा बोला जाए, टाइम एंड वर्क में हम लिख लेते हैं, दिनेश अकेला करता है, कितने घंटे में करता है, 96 घंटे में करता है। उसके बाद दिनेश और राहुल मिलकर उस कार्य को 48 घंटे में करते हैं। अब दिनेश भी काम कर रहा है और इसके साथ में दूसरा इसका दोस्त आ गया है, उसका नाम है राहुल, वो भी काम कर रहा है, और दोनों मिलकर 48 घंटे में काम को कर देते हैं। राहुल और तरुण मिलकर उस कार्य को 16 घंटा में कर सकते हैं। अब कौन कौन आ गया, अब राहुल काम कर रहा है और साथ में अपने दोस्त तरुण के साथ इस बार काम कर रहा है, और ये सिर्फ 16 घंटे में ही कर देते हैं, मतलब काम करने में बड़े खतरनाक है। तो हमें बताना है कि तरुण अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है, ये अपने को बताना है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि हमें कुल कार्य निकालना होगा, और कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। कितना होगा, एलसीएम 96 सबसे बड़ी संख्या है, तो यही हो जाएगा क्योंकि सभी से भाग हो रही है, तो 96 एलसीएम हो गया। 96 को 96 से डिवाइड करेंगे, एक काम करेगा। 96 को 48 से डिवाइड करेंगे, 2 काम करेगा। 96 को 16 से करेंगे, 6 काम करेगा। यानी कि दिनेश अकेला एक काम करता है, दिनेश और राहुल 2 काम करते हैं, और राहुल और तरुण 6 काम करते हैं एक दिन में। ये जो यहां पर हम लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं समझो, जो एलसीएम आता है उसको यहां पर दिनों की संख्या से भाग करते हैं, जो बचता है वो यहां पर लिख देते हैं, और यहां पे जो निकल के आता है, ये निकल के आता है एक दिन का कार्य। वैसे मैं टाइम एंड वर्क की बिल्कुल सिंपल क्लास करवाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, मैंने क्लास पहले से ही बना रखी है, और अगर आप बोलोगे तो उसको कल ही हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, या टाइम एंड वर्क से पहले और कोई चैप्टर चाहिए तो वो आप बता देना, पहले उस चैप्टर की क्लास डाल देंगे। तो एक दिन का कार्य होता है, या इसको आप क्षमता बोल सकते हो, कैपेसिटी आप इसको बोल सकते हो। अब देखो, ये एक काम करता है अकेला, ये दोनों मिलकर 2 काम करते हैं, तो 2 काम करते हैं, तो एक काम कौन करता है, दिनेश करता है, तो एक काम कौन करेगा, राहुल। अब टोटल 6 काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, राहुल और तरुण। राहुल अकेला एक काम करता है, तो 6 काम में तरुण कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तरुण कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो हमसे पूछा है तरुण अकेला उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है, तो टोटल काम कितना, 96। तरुण एक दिन में कितना करता है, 5, तो 5 से कर देंगे तो कितना आएगा, आपको पता है, पूरा पूरा नहीं जा रहा तो दशमलव में आएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। वैसे कर भी लेते हैं, 5 एकम 5,
या आप वैसे देख लो ना, 19 5 95 होता है और 10 बच जाता है तो 2 पे चला जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, 19.2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन। देखो नाम की जगह पे ABCD भी दे देता है, XYZ भी दे देता है और कुछ भी लिख के दे दे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ये देखना था दिनेश कितना काम करता है, तो दिनेश का एक काम आ गया। जब दिनेश का एक काम आ गया, दिनेश और राहुल मिलकर 2 काम करते हैं, तो एक दिनेश करता है तो राहुल कितना करेगा? 2, क्योंकि 2 में से एक काम तो दिनेश करता है, तो राहुल करेगा एक काम। यहां पर राहुल का काम रख देंगे, दोनों मिलकर 6 काम करते हैं, इसमें से एक काम राहुल करता है, तो तरुण बचा हुआ कितना करेगा? 5 काम करेगा। अब पूछा है टोटल काम, तो टोटल काम ये होता है, मैंने आपको बताया कि एलसीएम होता है जो टोटल काम होता है, तो टोटल काम 96, एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 19.2 दिन का समय लगने वाला है। या फ्रैक्शन में पूछे तो भी आप कर देना, ठीक है जी। चलो, यह मिश्रण का क्वेश्चन, और आप सभी जानते हो कि मिश्रण का क्वेश्चन HSSC का फेवरेट है। ऐसा हो नहीं सकता कि HSSC कोई एग्जाम कराए और मिश्रण का क्वेश्चन ना पूछे, मिक्सर का क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्स देखे ना आप सभी ने? अरे देखते हो ना, अरे प्रधान देखते हो, तो देखते हो तो आपने ये भी देखा होगा कि मिश्रण का क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है। तो देखो इस मिश्रण के क्वेश्चंस को देखो, क्या है कि 110 लीटर एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात लिखा है, तो पानी अनुपात में दूसरा क्या है? दूध है, ठीक है, क्योंकि आजकल दूध में ज्यादा ही पानी मिलने लग गया है। 4:7, यानी कि 4 पानी है और 7 दूध है। अब देख लो, अगर आप 11 लीटर दूध खरीदने जा रहे हो ना, तो 4 लीटर उसमें पानी दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। वैसे तो हरियाणा वाले हैं, पहचान जाते हैं, ज्यादा पानी होता है तो थोड़ा बहुत तो फिर भी चल जाता है, इतना पानी नहीं चलता भाई, ठीक है। तो कितना हो गया? 4:7 दिया गया है। उसके बाद देखो, अब ध्यान से देखो कि पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। तो सबसे पहले कितना दूध है? टोटल 110 लीटर टोटल है मिश्रण कितना है? 110 लीटर है। यहां पर टोटल अनुपात कितना हो गया? 11:11 बराबर कितना है? 110 लीटर है, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 10 लीटर हो गया, इसका मतलब पानी कितना हो गया? 40, और दूध कितना हो गया? 70 लीटर। इतना समझ में आ गया भाई? पानी और दूध का अनुपात 4:7 है ना अपना, 1 अनुपात का मान 10 लीटर है, तो 40 लीटर हो गया, और ये 70 लीटर दूध हो गया। अब हमसे बोला है कि पानी और दूध का अनुपात कितना बनाना है? 8:7। कितना करना है? 8:7। मतलब इसका 4 से पेट नहीं भर रहा भाई पानी, ये पानी और डालना चाहता है, दूध से भी ज्यादा पानी करना चाहता है। तो हमसे ये पूछा है कि कितना पानी और मिलाना होगा। तो ध्यान से समझो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, हमें दूध का पता है कि दूध कितना है? 70, हमें पानी का पता चल गया कि पानी कितना है? 40। अब बोला है 8:7 करना है, पहले दूध का अनुपात पहले भी 7 था, अब भी 7 है, मतलब दूध में कोई बदलाव नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर पानी मिला रहा है, ठीक है। अनुपात चेंज हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या बोला है कि यहां पर सिर्फ पानी मिलाया जा रहा, दूध नहीं मिलाया जा रहा। इसका मतलब दूध सेम है, तो दूध सेम है, 70 का 70 लीटर है, तो 7 अनुपात बराबर 70 है, तो 8 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 80 लीटर पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 लीटर पानी। लेकिन 80 लीटर पानी इस वाले अनुपात में, हमसे पूछा क्या गया? कितना पानी और मिलाना है? 40 लीटर पानी पहले से था, तो 80 लीटर में से 40 पहले वाला माइनस कर देंगे, तो नया कितना मिलाया गया है? 40 लीटर मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मुझे पता है थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसको दोबारा से समझाता हूं, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हो ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, वरना हल्का फुल्का क्वेश्चन लेके करवाने से कोई फायदा नहीं है। जो एग्जाम्स में आए और आप ना कर पाओ, फिर कोई फायदा नहीं है। अब दोबारा से देखो, दोबारा से इसको अब आराम से समझ में आएगा,
क्योंकि पहली बार हमने सीखा है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। अब समझ में आ जाएगा, जब भी क्वेश्चंस दिखेगा आप कर दोगे। 4 और 7 के अनुपात में है, बड़ा सिंपल तरीके से करते हैं। 4 और 7, 11 अनुपात का मान 110 है, 1 अनुपात का मान 10 हो गया, तो 4 अनुपात का मान 40 और 70, यानी 40 लीटर पानी हो गया, 70 लीटर दूध हो गया। अब बोला है कि पानी और दूध का अनुपात कितना करना है, 8 अनुपात 7 करना है, और पानी मिला रहा है। जो दूसरी चीज नहीं मिलाई जा रही होती ना वो सेम रहती है, तो इसका मतलब ये 70 लीटर रहेगा, ये सेम रहेगा दूध। तो यहां पर 7 अनुपात बराबर 70 लीटर है, तो 1 अनुपात बराबर 10 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, 8 अनुपात बराबर 80। 40 पहले से था, 80 करना है तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 40 और मिलाना पड़ेगा। क्या अब तो समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया। HSSC का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो ध्यान रख लेना। वैसे मिश्रण वाले चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं, ठीक है जी। चलो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपए है। यदि वस्तु 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो मूल्य होता है उस पे छूट, जो मूल्य होता है वो 100% होता है, उसमें से जो छूट दी जाती है उसको माइनस करने पर जो बचता है उतने प्रतिशत में वस्तु को बेचा जा रहा होता है। तो आप सभी अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता देना, क्योंकि इतना हलवा क्वेश्चन मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, आता है तो आंसर कमेंट कर देना, नहीं आता तो क्वेश्चंस कमेंट कर देना, फिर अगला चैप्टर हम लाभ और हानि ही आपको पढ़ा देंगे, ठीक है जी। जो भी चैप्टर आपको चाहिए कि सर जी मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आता या ये चैप्टर मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, तो टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। मैथ में आपको 15 में से 15 स्कोर मैं करवा के रहूंगा। बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैंने बोला है ना कि आपके लिए सब कुछ बिल्कुल फ्री हम रखेंगे, कुछ भी पेड नहीं आएगा आपके लिए। बस आप इतना कर दिया करो, आप लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। बस इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट तो करना ही है, ठीक है। कहीं आप लाइक और शेयर के चक्कर में कमेंट करना भूल जाओ, क्वेश्चन नहीं आता तो फिर चैप्टर पढ़ा देंगे, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चंस करवाने से कोई फायदा नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो मतलब चैप्टर ही आपका खराब है, फिर चैप्टर ही आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या अपना, यह बहुत अच्छा है। देखो, आप सभी जानते हो कि टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, और टाइम एंड वर्क एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने पहले क्लास करवा रखी है, पेड बैच में करवाई थी मैराथन, तो आपके लिए मैराथन डाल दूंगा। वो तो क्लास वैसे थी, लेकिन आपके लिए एक मैराथन क्लास आएगी जिसमें जितने भी टाइप्स के आते हैं वो तो पढ़ेंगे ही, साथ में बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप कभी क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट की होता कैसे है, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर यही रखते हैं, बाकी आप जो भी कमेंट करोगे उसको उसके बाद में कर लेंगे। इस क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं कि जे, के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। देखो, मैंने बोला था ना कि नाम की जगह पे कुछ भी आ सकता है। इसमें जे है, के है, एल है, कितने दिन में पढ़ते हैं, 20 दिन में। उसके बाद दिया गया है जे और के, जे और के है, पुस्तक को कितने दिन में पढ़ देते हैं, 25 दिन में। तो हमें बताना है एल अकेले उस पुस्तक को कितने दिन में पढ़ सकता है। बिल्कुल सिंपल, जो बोला लिखा। अब लेना है एलसीएम, कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। यही तो बताया था कि इस वाले को इधर से भाग देना है, तो 100 को 20 से भाग देंगे 5, 100 को 25 से भाग देंगे 4। ये एक दिन का काम आ जाता है, या जो भी काम करना होता है वो एक दिन का आ जाता है ये, ठीक है। अब बोलो, अब देखो जे और के है, ये 4 काम करते हैं पढ़ने का, तो जे, के, एल है वो 5 काम करते हैं। अगर इनमें से जे और के का घटा दे
इन तीनों जो काम कर रहे हैं उसमें से जे और के का अगर हम घटा दे तो हमारे पास एल का बच जाएगा, यानी जे के एल कितना काम करते हैं 5, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो एल का बच जाएगा और वो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब एल कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो हमसे पूछा गया है कि एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिन में पढ़ सकता है, पूरी पुस्तक पढ़नी है। टोटल काम क्या बताया था, ये वाला। तो टोटल इसको रखेंगे 100 को, बटे में रखेंगे 1, तो एक दिन में 1 काम होता है तो 100 काम करने को कितने दिन लगेंगे, 100 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है अपना यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ना नाम आ जाए, एबीसी लिख दे, XYZ लिख दे, JKL लिख दे, कुछ भी लिख दे, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है हम आराम से कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु 4,400 रुपए में 20% की हानि पर बेची जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है, इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, और अगर HSSC में आपको 15 में से 15 स्कोर करना है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे, इनको आप गलत नहीं कर सकते। है बड़ा सिंपल, लेकिन कुछ स्टूडेंट लैंग्वेज नहीं समझ पाते, ये भेजा काम नहीं करता। ठीक है, तो ये भेजा काम करवाना है अपने को, तो ध्यान से पढ़ो कि एक वस्तु इतने रुपए में 20% की हानि पर बेची जाती है। इसका मतलब बेची जा रही है इतने रुपए में, और बेची जा रही है मतलब क्या हो गया, ये उस वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य है। क्योंकि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। और 20% की हानि, हानि का मतलब है कि 100% वस्तु की वैल्यू थी, उसमें से 20 कम करके बेचा गया है, तो वस्तु को 80% में बेचा गया। बात समझ में आई। क्योंकि कोई भी वस्तु है उसका मान 100% होता है, और हानि हो रही है तो इसका मतलब 100 में से कम करके बेचा गया, और वो 20% बताया गया है, तो इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचा गया है, 80% में। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होता है भाई 100%। तो ये 80% में बेचा गया है और रुपए में ये, तो इसका मतलब 80% का मान हमें दिया गया है। ये हो गया 4,400। 1% का मान निकालेंगे, बटे में क्या हो जाएगा 80। हमें किसका मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, तो गुना में क्या हो जाएगा, अपना 100 हो जाए। काट देते हैं, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। 4 से काटोगे तो कितने पे, 11 चौके 44 ये, और 11 गुना 5 55, और 2 जीरो लगा दो, यानी 5,500 रुपए क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ में आई कि भाई कोई वस्तु है उसको 4,400 रुपए में बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य। 20% की हानि में बेचा गया, मतलब 80% में बेचा गया, तो 80% का मान ये हो गया। क्रय मूल्य निकालना था, यानी 100% का मान अपने को निकालना था, तो आराम से हमने निकाल दिया, जो कितना हो गया, 5,500 रुपए हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है, में जबान अटक जाती है। ठीक है, स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं क्या होगा। ठीक है, मैं साधारण ब्याज जब भी पढ़ाता हूं ना, एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज नहीं करते, और फॉर्मूला बेसिक होता है जो हम सभी को पता होता है। बाकी हम प्रतिशत का यूज करके साधारण ब्याज को करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपए है, तो वो धनराशि कितनी है। यानी कि 8 साल के लिए दिया गया और 9 साल के लिए दिया गया। ठीक है जी, 9 साल के लिए दिया गया, और इनमें जो ब्याज का अंतर आया वो आया 132 रुपए। तो हमें यह बताना है कि वो कितने रुपए थे, कितने रुपए थे।
और देखो ये अंतर क्यों आया ये समझो। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चंस आप सोल्व कर दोगे। अगर आपने इस बात को समझ लिया ना, क्योंकि देखो यहां पर बोला गया है कि 8 वर्ष के लिए और 9 वर्ष के लिए है, साधारण ब्याज है, ठीक है, और जो अंतर आया है वो 132 रुपए का है। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि एक साल के बीच में जितने प्रतिशत का ब्याज होता है, क्योंकि ये ब्याज ही तो मिला है, एक साल का ब्याज मिला है, और कितने प्रतिशत बोला गया है? 11% बोला गया। तो इसका मतलब एक साल में 11% जो ब्याज मिला ना, वो इतना मिला है। बस इतना समझ गए तो आंसर निकल गया कि 11% का मान कितना है? 132 रुपए। 1% का मान निकालेंगे बटे में क्या हो जाएगा? 11। हमें मान किसका निकालना है? धनराशि। और धनराशि अपने आप में क्या होती है दोस्तों? 100% होती है। धनराशि क्या होती है? 100% होती है। तो इसका मतलब अपने को 100% का मान निकालना है, तो हम गुना में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। काट दो, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, और 12 गुना 100 क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 1200 रुपए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बताओ, ये बात समझ में आई? भेजे में गई कि भाई जो अंतर था होता है ना, वो अंतर कहां से आता है? कि भाई 8 साल और 9 साल के बीच में ये अंतर है 132 रुपए का। ये कहां से आएगा? ब्याज का ही तो है, तो ब्याज मिलेगा। और ब्याज कितना है एक साल का? 11%, क्योंकि हर साल उतना ही मिलता है। साधारण ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता, बराबर चल रहा होता है। तो क्या है कि 11% ब्याज है, तो 11% के रुपए में कितने हैं? 132। बस जब प्रतिशत मिल जाए 11% और रुपए मिल गए, तो 100% का मान निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये लो, ठीक है। और जिसको ये तरीका नहीं पता, पहले सिंपल इंटरेस्ट सीखो आप मुझसे, फिर आपको ये तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे लगाना मजेदार, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना, सब कुछ प्रतिशत से ही सोल्व हो रहा है। ऐसा लग रहा है हम साधारण ब्याज नहीं कर रहे, हम प्रतिशत कर रहे हैं, क्योंकि साधारण ब्याज हार्ड लगता है, प्रतिशत आसान लगता है। तो जब प्रतिशत कर रहे हैं तो ये चैप्टर भी क्या हो गया? आसान हो गया। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैं आपके लिए हूं, मैं दिल और दिमाग से आपके साथ हूं, क्योंकि आपको HSSC में मैथ में 15 में से 15 करवाने हैं, और रीजनिंग में भी 15 में से 15 करवाने हैं। कम से कम इन 2 सब्जेक्ट में तो आपको पूरा स्कोर करवाना है। बाकी मैं जो भी आपकी एक्स्ट्रा हेल्प कर पाऊंगा वो मैं आपकी जरूर करूंगा, लेकिन पहले मैं इस सिलेबस को कंप्लीट आपको करवाऊंगा, उसके बाद बचे हुए समय में जो भी हेल्प आपकी हो सकती है उसको मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलो, इसीलिए तो क्लास के बाद नाम रखा है हमने चैनल का, कि आप सबकी क्लास देखो, कहीं से क्लास देखो, उसके बाद हमारी क्लास देख लो। सुकून मिलेगा आपको कि हाँ, आज हमने ये 30 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ सीखा है। हो सकता है जितना आपने पूरे दिन में नहीं सीखा हो, उतना आपने मैथ है इस 30 मिनट वाली वीडियो में देख लिया हो। 25 से 30 मिनट की ही क्लास डालते हैं जो शॉर्ट होती है अपनी, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होता है। चलो अब बाकी बात करते हैं। ये क्वेश्चंस जब भी स्टूडेंट के सामने आता है वो सोचते हैं सर जी इसको कैसे करना है, घबराते हैं। नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। कैसे करते हैं? देखो कि कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, ये अपने को बताना। पहले का पूछा है, 3 साल पहले कितना था। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी 3 साल पहले का कैसे बता सकता है? अरे बता सकता है, ये मैथ है, बता सकते हैं। अभी मैं सिखाता हूं कैसे बताते हैं। कि मान लेते हैं पहले 3 साल पहले कितना था? एक्स था। एक्स पसंद है क्या? ठीक है, एक्स पसंद नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक्स का यूज करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक्स है कि मान लेते हैं कि पहले क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा, और हर साल 50% की दर से घटता है, जिसकी वजह से अभी इतना हो गया है 50%। यानी पहले एक्स था तो पहले साल 50% घटा, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिख दे। जैसे ये 50% होता है तो सिंपल तरीका होता है कि प्रतिशत जब भी हटाएंगे बटे में 100 कर देते हैं, प्रतिशत जब भी लगाना होता है गुना में 100 कर देते हैं। तो प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 कर,
उसके बाद पहली साल के बाद दोबारा 50% कम हुआ, फिर दोबारा 50% कम हुआ। जितनी बार बोला है, 3 साल के लिए बोला है तो 3 साल के लिए हम कर देंगे। और अभी कितना हो गया, वर्तमान में हो गया 75,000 रुपए हो गया। ये बात बोलिए। वैसे अगर आप थोड़ा सा प्रतिशत बेसिक क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा 50% की जगह पे आप डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 50% का मान क्या होता है 1/2। और नहीं लिखोगे तो यहां पर काटोगे तब भी 1/2 आएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। इधर क्या है, x हम रखेंगे सिर्फ, उधर कितना है 75,000 है अपना, और जो बटे वाला है ऊपर जाके गुना में चला जाएगा, तीनों 2 है ऊपर चले जाएंगे, इधर कुछ भी नहीं बचा, बस गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 75,000 को हमें क्या करना है, 8 से गुना करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, 75,000 गुना में 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 लाख हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, आराम से कर लोगे। अब कभी आपसे ये पूछेगा, कभी आपसे ये पूछेगा। जब ये पूछेगा तो ये दिया हुआ होगा, जब ये पूछेगा तो ये दिया हुआ होगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको ये करवा दूंगा, प्रतिशत वाली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज वाले जो हमारे खतरनाक क्वेश्चंस हैं वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं सभी को पसंद आया होगा। तो कमेंट करके बता देना कि पसंद आया या नहीं आया। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगली और क्लास देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, मैथ में और रीजनिंग में पूरा में से पूरा स्कोर करवाएंगे। राम राम सभी को, थैंक यू, धन्यवाद।